नमस्कार, न्यूज तक की साप्ताहिक सभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष का इंडिया गठबंधन एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन चर्चा में ये खबरें जुड़ाव या मजबूती की नहीं बल्कि टूट और कमजोरी की हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। यही बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दोहराई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर पिछले कई हफ्तों से कुनमुना रहे हैं और सबसे बड़ी खबर कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी से करीब करीब हाथ मिला चुके हैं एक बार फिर। दरअसल हम शुक्रवार को जब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक आधिकारिक तौर पर बिहार की महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां जिस तेजी से भाग रही हैं उससे साफ है कि वो एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ बस मिलाने ही वाले हैं। तो नीतीश कुमार के इस कदम का देश की मौजूदा राजनीति पर या फिर बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई साहब और तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर। राशिद, आपने पहले ही कहा था, पिछले महीने ही ये कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का भविष्य आपको नजर नहीं आ रहा है और जो हालात हमारे सामने हैं वो लगभग उस बात को दोहरा रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इसका क्या असर आप देश की मौजूदा राजनीति पर और साथ साथ बिहार की राजनीति पर देख रहे हैं? जी देखिए, देश की जो इस समय राजनीति है और जो घटनाक्रम हुआ है 22 जनवरी के बाद से, उस समय विपक्ष में बिल्कुल उसका उत्साह जो है वो नीचे चला गया और उसकी जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद भी विपक्ष को अब नजर आ रही है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी के साथ जो एनडीए सरकार है या जो एनडीए गठबंधन है उसको कड़ी चुनौती देगा। तो ये उम्मीद का खत्म हो जाना और आत्मविश्वास या उत्साह की बिल्कुल कमी हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। और उसका कारण एक बात ये भी है कि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सारी कसूर जो है या गलती ममता बनर्जी या नीतीश कुमार का है। इन लोगों ने काफी प्रयास किया था, विपक्ष को इकट्ठा किया था और इनकी भूमिका भी थी। लेकिन विपक्ष में, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा भागीदार है, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गांधी परिवार के हाथ में है। आज भी कांग्रेस में, जब मैं कांग्रेस कह रहा हूँ तो मतलब गठबंधन में भी कोई बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मर्जी के खिलाफ नहीं होती है। तो उस संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उनकी कुछ चल नहीं रही है, या जो वो चाहते थे या जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। और ये बात जो है, ये विपक्ष जो है नीतीश कुमार को और ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है, तो वो सब इससे प्रिंट छुड़ा रहे हैं। देखिए, समझने की बात ये है कि ये राज्यों में ये दल मजबूत है और एक तरीके से सत्ता में भी है। जैसे जेडीयू बिहार में है, तृणमूल बंगाल में है, जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली में है, एम के स्टालिन चेन्नई में है, तो और हेमंत जो है सोरेन जो है वो झारखंड में। तो इन लोगों की अपनी अपनी स्थिति ठीक है और इसी का लाभ कांग्रेस उठाना चाहती थी कि ये जो गैर कांग्रेस का जो विपक्ष है, ये करीब 100 से 150 के बीच में सीटें ले आए और कांग्रेस का भी प्रदर्शन अगर 100 के पार हो तो एक नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने समय और उसमें राहुल गांधी को जो है विलेन बनाने का एक प्लान चल रहा है, वो प्लान भाजपा उसको हवा दे रही है। लेकिन ये क्षेत्रीय दल भी तमाम इसकी नाकामी का जो है ठीकरा वो राहुल गांधी के सर पड़ेंगे कि राहुल गांधी को बार बार ये आग्रह किया गया था। देखिए, जो गठबंधन की मीटिंग हुई उसमें दो बड़े निर्णय हुए थे जो आज तक मतलब पब्लिक नहीं हुए या उस पर मोहर नहीं लगी। एक जो बड़ा निर्णय था जो ममता बनर्जी की ओर से था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों और दलित होने की वजह से और भ्रष्ट होने की वजह से तमाम लोग उन पे तैयार थे, उस पर एक आम सहमति थी। लेकिन कांग्रेस ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, कांग्रेस कार्य समिति ने खुद कोई चर्चा नहीं की, मतलब कांग्रेस ने उसको मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को ही नहीं बढ़ाया। तो ये बड़ी विचित्र बात थी। और दूसरी बात संक्षेप में ये हुई कि जब 13 जनवरी को जब तमाम विपक्षीय पार्टियां ममता बनर्जी को छोड़ के, जो आई भी नहीं थी, तैयार हो गए कि नीतीश कुमार को जो इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाए, और वहां के ऊपर भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैं ममता से बात करूंगा। और ममता से बात करने का क्या, ममता और उनका तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मनमुटाव हो गया और मतभेद हो गए। तो तमाम बातें जो है, इससे सब लोग जो है नाराज हैं। मतलब इस समय इंडिया अलायंस जो है, वहां जिसको हम अगर अंग्रेजी में कहें कि हर व्यक्ति और हर घटक दल जो है वो हैप्पी टू बी अनहैप्पी वाली स्थिति में है।
जी बिल्कुल। मिलिंद जी, कल तक बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन सकते हैं। आज वो इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं। तो क्या ये इंडिया गठबंधन की जो विश्वसनीयता है, बीजेपी को चुनौती देने के उनके जो दावे हैं, उसको बिल्कुल धराशायी कर देता है? नहीं, बिल्कुल नीरज, ये नीतीश कुमार तो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले साल जून में सबको एक साथ लाने का काम शुरू किया था पटना में। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से नाराज थे कि उनको इसका श्रेय नहीं मिला, या जैसे उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो कांग्रेस ने उसको एक तरह से अपर हैंड ले लिया। और बल्कि अगर आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने ये कहा था कि भाई कांग्रेस तो ध्यान ही नहीं दे रही है इंडिया पर, गठबंधन पर। तब खड़गे जी का बयान है कि नहीं हम चुनाव में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये जो आज का घटनाक्रम देख रहे हैं हम लोग, उसमें दो बातें, मतलब जो सारी पार्टियों का, एक तो देखिए जो विधानसभा चुनाव हुए और जो हिंदी प्रदेशों में, तीनों हिंदी प्रदेशों में जो कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद में कांग्रेस का जो एक मॉरल हाई ग्राउंड था या एक लीडरशिप का क्लेम था, वो कमजोर होता चला गया। और उसके बाद से चीजें एक तरह से आप देखेंगे वो बिखरती चली गई। तो ये पहला झटका है। और मुझे अभी भी याद है कि दिसंबर में राशिद ने कहा था कि भाई ये जो अलायंस है आप 2-3 महीने से ज्यादा टिकेगा नहीं। उनकी बात जो है हम सही होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात जो ये है कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है। लेकिन इससे भी इतर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ नीरज, कि देखिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो है वो सिर्फ राम भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भाई हमारी बहुमत या भारी बहुमत आए। तो बिहार चूंकि एक ऐसा राज्य था जहां पर अगर तीनों पार्टियां साथ में लड़ती तो वो एनडीए का मुकाबला कर सकती थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एक तरफ चले जाते हैं, अगर आप पिछले 2019 में भी देखिए नीतीश कुमार जिस तरफ चले गए उसका पलड़ा भारी हो गया। बल्कि अगर आप 2015 से भी देखेंगे तो जब विधानसभा चुनाव है कि जिस दो ध्रुव है, एक लालू है और एक मोदी है, तो जिस तरफ भी नीतीश चले जाते हैं वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो बीजेपी ने ये जो बिहार में प्रयास किया है वो यही है कि भाई अपना खेल बने ना बने, हमने इंडिया का खेल जो है बिगाड़ दिया है। बिल्कुल। और एक बात तो ये भी है ना कि बिहार जैसे स्टेट में अगर कांग्रेस के पास सीट भले ही एक हो, यानी गंवाने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के जाने से विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो जाता है। लोगों को जाकर कहेंगे क्या? नहीं नीरज, देखिए जो राशिद ने बात की कि 100 सीटें आनी है जी। अगर उनको उम्मीद थी कि उनको 100 सीटें लानी है, उनका टारगेट ये था 100 सीटें लाने का, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ अभी एक सीट थी बिहार में, और ये गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस को उम्मीद रहती कि भाई कोई 2-4 हमारी सीटें वहां से बढ़ जाएगी। अब तो उल्टा ये एक सीट बचाना ही जो है चुनौती हो गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अभी बहुमत बहुत दूर की बात है। उनके लिए अपनी जो टैली को बढ़ाना ही या बचाना ही एक चैलेंज हो गया है। बिल्कुल। और एक बिहार पर थोड़ी सी बात को और बढ़ाएं राशिद, तो कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न की घोषणा की बीजेपी ने, ये भी साफ दिखाता है कि रामलला, जो अभी मिलिंद जी ने बात कही कि रामलला के भरोसे नहीं है सिर्फ बीजेपी, वो चौतरफा जो है उनकी मल्टी लेयरिंग पॉलिटिक्स चल रही है। जी देखिए, जो मिलिंद जी कह रहे हैं उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। सहमत इसलिए हूं कि देखिए भाजपा जो है वो केवल एक कि उसको 272 का आंकड़ा पास छू ले, पास या उससे ज्यादा आ जाए, उससे वो संतुष्ट रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का एक स्टाइल रहा है कि वो पूरी की पूरी 100%, मतलब राज्यसभा सीटों में जिसमें बिल्कुल तयशुदा बात होती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ओपन वोटिंग होती है, वहां भी वो भरकस प्रयास करते हैं। जैसे अहमद पटेल का एक चुनाव भी हुआ था कि वो जो जीते हुए आदमी को हराने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ बिहार में मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि यहाँ तोड़फोड़ करेंगे। देखिए नीतीश कुमार का जो उनका पलटू राम की जो उनको संज्ञा दी जाती है वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, और उससे बढ़ के भाजपा को उनको वापस लेना। लेकिन भाजपा ने इस कला में बहुत दक्ष है। उन्हें पता है कि उनकी इमेज को कोई बट्टा नहीं लगेगा। उन्होंने अजीत पवार को लिया, अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद बहुत ही कटु शब्द कहते महाभ्रष्ट बताया था, और उसके बाद उन्हीं को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए को, भाजपा को कोई आंच नहीं आती है, तो वो पूरी तैयारी से लड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो है जो विपक्ष है, और उस विपक्ष पे के जो उसके एक तरीके से अनऑफिशियली सूत्रधार हो सकते थे राहुल गांधी, वो बिल्कुल इन सब चीजों से बेखबर है। बेखबर से ज्यादा मुझे लगता है बेनियाज है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा में वो छोटे मोटे, मतलब कभी वो असम के मुख्यमंत्री से, कभी बंगाल के मुख्यमंत्री से लड़ भिड़ रहे हैं, और उसमें उनको लगता है कि उनका बड़ा एक राजनीतिक कौशल नजर आ रहा है। उन्हें
देश की और राष्ट्र की उस तरीके की चिंता नहीं है। देखिए, अगर मोहब्बत की दुकान उन्हें चलानी है तो लोकतंत्र में और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। उससे मोहब्बत की दुकान, या जो भी उनके राजनीतिक लक्ष्य है या जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसको पाएंगे। केवल एक माहौल खड़ा करने में या पब्लिक जनता जमा हो जाए, उससे कोई देश की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और वहीं के ऊपर राहुल गांधी के जो सलाहकार है, और ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि वो बार बार ऐसी संवाद उनसे कहते हैं कि अरे 24 तो गया, अब 29 की फिक्र करते हैं। ऐसे राजनीतिक दल नहीं काम करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी आदमी अगर इस तरह से कहे कि 24 गया, अभी तो चुनाव होने में दो तीन महीने बाकी है, अभी तो कमर कसने का समय था, और आप छोड़ दे कि साहब हम अब 29 में देखेंगे, तो उसमें कार्यशैली में, व्यवहार कुशलता में भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। और आज जो हम ये विपक्ष की दुर्गति देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि मेहनत देखिए दोनों कर रहे हैं। राहुल गांधी भी खूब चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में कोई, मतलब जिसे हम कहते हैं, कोई ललक नहीं है, उत्साह नहीं है, टीम नहीं है, उसकी कोई रणनीति नहीं है, रणनीतिकार नहीं है। बहुत ही कैजुअल आत्म व्यक्ति जैसा होता है, वैसा काम हो रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। जी जी बात है बंगाल पर। तो मिलिंद जी, इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत साथी अगर हम पिछली बैठक तक की बात करें तो वो ममता बनर्जी को माना जा रहा था, और अब ममता बनर्जी हाल ही में उन्होंने ये ऐलान कर दिया, कांग्रेस पार्टी की जो लोकल इकाई है पश्चिम बंगाल की, उसके साथ तो हम देख रहे थे कि मनमुटाव चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक तरीके से औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी पश्चिम बंगाल में। तो ये तो कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को एक बहुत ही बड़ा झटका है। नहीं, बिल्कुल झटका। देखिए, इसमें ममता बनर्जी की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा नीरज, अगर कांग्रेस अलग हो जाती है। लेकिन इससे, जैसे मैंने कहा ना, कि जो कांग्रेस की टैली पर जरूर इसका असर पड़ सकता है जी। कांग्रेस ने हालांकि पिछली बार 2019 में अलग चुनाव लड़ा था, टीएमसी के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था जी से। जी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद उनको 2 सीटें आ गई थी, जिसमें एक अधीर रंजन चौधरी की सीट थी। तो बात यह है कि इससे कांग्रेस को, जैसे मैंने कहा ना, बिहार में अगर तीनों पार्टियां साथ में लड़ती है तो उनका एक टैली कांग्रेस का बढ़ने का आसार था। या बंगाल में भी मान लीजिए ममता बनर्जी के साथ अलायंस होने की स्थिति में, जो अभी भी संभव है, तब भी उसकी टैली 2 की 4 या 5 या 6 होने का उम्मीद थी। तो जब आप ममता बनर्जी से नहीं साथ में ले जा पा रहे हैं, तो ये आपकी लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और मतलब जो उसकी झगड़े की जो जड़ है, और जो राशिद ने भी अभी कल इंडिया टुडे में एक लेख लिखा है कि देखिए, अधीर रंजन चौधरी का एक पुराना, मतलब कांग्रेस के जमाने से, जब ममता बनर्जी, पुराना उनकी अदावत रही है। तो कल आप देखिए कि जो डेरिक ओब्रायन ने जो ट्वीट किया कि भाई 3 कारण हैं कि इस कारण ये अलायंस नहीं हो पा रहा है, और तीनों जगह लिखा उन्होंने कि अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। तो जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, लोकसभा में बड़े नेता है बंगाल के, वो जिस तरह के बयान देते हैं, और जब नेचुरली, जैसे राशिद ने कहा कि भाई सोनिया गांधी अगर उनको चाहे या राहुल गांधी चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन इसका नुकसान मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस तो एक बार आप उसको बाजू रख दीजिए, लेकिन कांग्रेस को अगर अपनी टैली बढ़ानी थी तो बंगाल में इस अलायंस की उसको बहुत जरूरत अभी भी है। बिल्कुल। अगर हम बिहार और बंगाल की बात करें तो 35 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के पास, और जब भी हम ये बात करते थे कि बीजेपी की सीटों में कटौती हो सकती है तो उसमें बिहार और बंगाल सबसे आगे के राज्य होते थे। बिहार में तो हम देख ही रहे हैं नीतीश कुमार ने जो किया, और अब बंगाल में भी जहां 18 लोकसभा की सीटें हैं बीजेपी की, वहां इंडिया गठबंधन एक तरीके से टूट ही गया है। तो राशिद, क्या लगता है आपको कि ये बीजेपी की सीटें कम करने के जो दावे इंडिया गठबंधन की तरफ से होते थे, या फिर अपनी टैली बढ़ाने की बात होती थी, तो बंगाल में तो एक बार फिर उसके उलट नजर आ रहा है सारा सीन? देखिए नीरज, ये जो बंगाल में जो हुआ वो बिल्कुल मतलब चौंका देने वाला इस तरीके का है कि बिल्कुल जो राजनीति की जो एलिमेंट्री चीजें होती, बुनियादी चीजें, उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ममता बनर्जी की जो बात थी, देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, कांग्रेस ने उसको नकार दिया। फिर उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को जो उसका जो चुनाव प्रबंधन है उसका जो है उनको अध्यक्ष बनाया जाए, मतलब चेयरमैन बने इंडिया अलायंस के, उसको भी उसे नकार दिया गया। क्योंकि जब आप शतरंज खेलते हैं, राजनीति और शतरंज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता,
कि सिर्फ शतरंज सिर्फ एक मतलब उसकी लकड़ी की उसके बिसात के ऊपर होती है। तो अगर शतरंज में हमें शय देनी होती है, किसी को मात देनी होती है, तो बहुत बार हम अपना प्यादा पैदल जो होता है उसको पिटवा देते हैं, उसको जाने देते हैं, क्योंकि हमारे जो बाकी हाथी घोड़े वजीर जो होते हैं जिनकी ज्यादा महत्व होता है शतरंज के ऊपर, उसको हम बचाना चाहते हैं। यहाँ एक अधीर रंजन चौधरी की जो इस समय जो राजनीतिक रूप से वो एक प्यादे हैं कांग्रेस के, और क्योंकि वो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, लोकसभा में भी कांग्रेस के नेता है, और उनका जो राजनीतिक कद या आचरण है वो उसके कहीं आसपास नहीं टिकता। मिलिंद जी ने तो वो बात पूरी नहीं कही, क्योंकि वो एक बहुत भले व्यक्ति है। अधीर रंजन ने जो उसका जवाब दिया डेरेक ओब्रायन को, कहा कि आदमी विदेशी है, मतलब धर्म के आधार के ऊपर जो सोनिया गांधी जिस पार्टी की मतलब जो सब कुछ करने वाली वो पूर्व अध्यक्षा है और अभी भी वो सीपीपी चेयरपर्सन है, उनकी पार्टी में एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, यही एक बुनियाद है कि उसे फौरन पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, सस्पेंड भी ना किया जाए। लेकिन ये सब चीजें ना राहुल गांधी ना उनके जो सलाहकार हैं उनको जचती हैं, क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है। उन्हें लगता है कि देखो एक हम प्यादे से ना वो ममता बनर्जी को हमने हिला के रखा हुआ है, और उस पर वो ताली बजाते हैं। तो ये सारे के सारे कारण है। देखिए, जो भी कोई राजनीतिक दल बढ़ता है या घटता है, तो उसके एक ये नहीं होता कि कोई दैविक उसके पीछे कोई विधि चल रही है और उससे काम हो रहा है, ये उनके कर्म होते हैं। तो कर्म आप देखिए भाजपा और एनडीए के कर्म देखिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह वगैरह के, और कांग्रेस के कर्म देखिए, और जो उसके साथ उसके सहयोगी दल है, तो आपको साफ फर्क नजर आ जाएगा कि कौन मतलब शह देने की स्थिति में है और कौन मात की तरफ जा रहा है। नहीं नीरज, में इसमें एक बात और मैं कि जेपी नड्डा ने जो एक इंटरव्यू दिया था हाल में, उन्होंने ये कहा था कि भाई जब हम किसी को विपक्ष में, जब चुनाव के बाद विपक्ष का नेता बनाना है तो वो भी हमारे पास कैंडिडेट होता है, और किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो ये भी पहले से कैंडिडेट होता है। मतलब हम सोच के बनाते हैं कि भाई किसको हमको विपक्ष का नेता बनाना है, तो जरूरी नहीं कि जो मुख्यमंत्री बनना है वही विपक्ष का नेता बन जाएगा, या जो विपक्ष का नेता बनना है वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो बहुत उनका कहना था कि जो भी होता है बहुत सोच समझ के हम कहते हैं। अब अधीर रंजन चौधरी को आपने ये सोचकर बताया कि भाई ये हमारे सीनियर है, इतनी बार के एमपी है, इनको हमने अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का लीडर जो संसदीय दल का है, बिल्कुल वो कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको बना दिया, मान लीजिए जैसे खड़गर जी को बनाया, चलिए आप कर्नाटक में चुनाव जीत गए, उसका कोई आपको परिणाम मिला जो रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बात आप कर रहे थे, लेकिन आपने अधीर रंजन को बना दिया अगर मान लीजिए, तो बंगाल में आपको क्या लाभ मिल रहा है? बिल्कुल भाई या तो 2 की 4 सीटें आप करके दिखाइए, या कोई पार्टी का भला होना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ उसका जब आप कोई एक टैक्टिकल, जो बीजेपी जिस तरह से सोचती है जी, तो कांग्रेस अब वो सब चीजें नहीं कर पा रही, बल्कि वो 2 सीटें बचाने के लिए आपको चैलेंज है। अधीर रंजन चौधरी शायद चुनाव जीत जाए दोबारा से, लेकिन कुल मिला के बात यह है ना कि जब आप कुछ बना रहे हैं तो उसका फायदा पार्टी को बिल्कुल। क्या हो रहा है, बंगाल में आप और कमजोरी हो गए जबकि आपने एक लीडर ऑपोजिशन बना रखा था। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी प्यादे बिठाती है जिन राज्यों में उन्हें जीतना है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को बिल्कुल महत्वपूर्ण जगहों पर बिठाना, वो बीजेपी बहुत ही कौशल के साथ करती है। चलिए अब हम आते हैं पंजाब पर, जहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी। और सीटों के नजरिए से अगर हम देखें तो बिहार, बंगाल और पंजाब, तो पंजाब सबसे बड़ी वो जगह है जहां कांग्रेस पार्टी को सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास 8 लोकसभा की सीटें हैं पंजाब में। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये मनमुटाव अब बिल्कुल उन्हें अलग कर चुका है। तो राशिद साहब, इसका क्या असर आप देखते हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, या फिर ये भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों में एक और बहुत बड़ा झटका है? देखिए, पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें आम आदमी पार्टी फिर भी अगर अकेली भी लड़ेगी तो वो अपना उसको 4-5 सीटें, लोकसभा की सीटें प्राप्त करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है वो संख्या ज्यादा बढ़े। यहाँ कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक उसकी रूपरेखा तैयार की थी, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली, पंजाब और थोड़ा हरियाणा में और गोवा में सीट दे करके, और गुजरात, सब मिला करके पूरा एक खाका तैयार कर लिया था, जो करने वाली बात थी। लेकिन वहां भी देखिए, वो जैसे हम प्यादे की बात कर रहे हैं, तो जैसे अधीर रंजन चौधरी, वही वो प्रताप बाजवा बार बार बयान दे रहे हैं, और प्रताप बाजवा क्योंकि राहुल गांधी के करीब सोचे जाते हैं, तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस राजनीतिक हैसियत में नहीं है कि वो बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो आग में घी डालने वाला काम हो रहा है, और उससे बिल्कुल राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो उनको तटस्थ है, राहुल गांधी उदासीन है, प्रियंका गांधी देश से बाहर है। तो कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में क्या होगा। और इससे जो हम बार बार बात करते रहते हैं कि कांग्रेस की टैली, मुझे आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अंदेशा है
कि कांग्रेस की टैली जो है लोकसभा के चुनाव के बाद में 24 की चुनाव के बाद में वो 2019 से भी पिछड़ जाए। मतलब 52 सीटें आई हैं, फिर वो 2014 से भी पीछे चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो जाने वाली सीटें आने वाली है वहां कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है और उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए कांग्रेस ने जो था फैसला किया था, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, कि 255 सीटों पे ही चुनाव लड़ते हैं ताकि 100 के करीब सीटें जीत सकें और अलायंस हो। लेकिन उसको देखिए, एक अविश्वास का भाव है, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार का भाव है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में कोई, देखिए, लोग अभी भी सोनिया गांधी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। काल्पनिक बात मैं कह रहा हूँ, कल अगर सोनिया गांधी सामने आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे और वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सबको सेट करके 255 वाली कहानी जो मैं कह रहा हूँ वो सेट हो जाएगी और फिर एक नया बात होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी ने, मुझे लगता है, मान लिया है कि आप तो ये राहुल गांधी के भरोसे है कि राहुल गांधी जो करे। राहुल गांधी ने मान लिया कि जो योगेंद्र यादव कहेंगे वही सही है। तो ये बातें जो है, जो गैर कांग्रेसी या गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग इस समय कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद और सलाहकार, मैं उन सलाहकारों को दोषी नहीं देता हूँ। मैंने उस दिन भी मैंने प्रोग्राम देखा, कुछ कांग्रेस का और राम मंदिर का प्रोग्राम चल रहा था और राजदीप सरदेसाई के सामने जो थे वो योगेंद्र यादव और सुधींद्र कुलकर्णी बैठे थे, वो जो कांग्रेस की हिमायत कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अचरज भी हुआ और मुझे लगा कि अब ये कांग्रेस की स्थिति आ गई, तो कि जहां पर गैर कांग्रेसी और जो कांग्रेस को मतलब अपने सार्वजनिक जीवन में, पूरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस को गलत समझते थे, वो आज कांग्रेस की पैरवी कर रही है। इससे बड़ा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी दलील देते हैं ना, राजनीति के जानकार, की विपक्षी पार्टियां हैं ये बंगाल में और पंजाब में, कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी थी, तो ये एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो बांटने के लिए शायद ये सोच समझकर कर रहे हैं, वरना ये खबरें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी देखते और पढ़ते होंगे ही ना कि किस तरीके से दुर्गत हो रही है। नहीं नीरज, बात ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो इससे कोई, जैसे मैंने कहा ना कि पंजाब में या बंगाल में, जैसे राशिद ने कहा कि भाई इससे वो अपने आप में बीजेपी से जो भी अच्छा बुरा लड़ने के लिए वो सक्षम है, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो। लेकिन बात ये है कि जो राशिद ने बात कही कि भाई जो आपकी 44 की टैली थी, फिर वो 52 पे पहुंची, वो आप बढ़ाने की सोचेंगे या आप उसको घटाने की सोचेंगे? आप इस बात को ध्यान रखिए, पंजाब कितना महत्वपूर्ण है। जो 52 सीटें आई थी उसमें से 8 सीटें आपकी आई थी पंजाब से। तो अब आपको पंजाब की, अगर आप जब 52 से ऊपर जाने की बात कर रहे हो, तो आपको पहले तो इन्हीं 8 सीटों को आप मान के चलोगे कि 8 को रिटेन करोगे या उसको बढ़ाओगे। अब ये जो आप सिनेरियो बिल्डिंग हो रही है उसमें तो ये 8 सीटें रिटेन होना मुश्किल है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बात जो है ना, अगर आप, हमने पिछली बार भी बात की थी, 15 सीटें आपकी केरल से हैं, 8 सीटें आपकी पंजाब से हैं, तो मोटा मोटा आपकी जो 52 में से मतलब बाकी 23 सीटें या मतलब 29 सीटें आपने बाकी देश भर से जीती है। जी। अब जहां जीती है केरल में, चलो फिर भी आप शायद ठीक कर लोगे, लेकिन पंजाब में आपको बढ़ाने या बचाने पर सोचना चाहिए। वहां पर भी आपसे भगवंत मान आपको कह दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस एक कहानी, छोटी सी कहानी, और वो मजाक उड़ा देते हैं। तो ये अब जो ये बिखराव हो रहा है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, और इसमें बीजेपी का तो फायदा नेचुरली हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो रिवाइवल की बात बार बार हो रही थी पिछले साल भर से, और तब भी हम चेतावनी दे रहे थे कि देखिए देश का चुनाव अलग है और विधानसभा का चुनाव अलग है जी। तो वो अब हम उस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। जून 2023, लगभग 7 महीने पहले इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी पटना में, तमाम विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसमें, और तब ये दावा किया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से और ये उम्मीद जगाई गई थी कि 2024 के चुनावों में वो बीजेपी को मजबूत चुनौती देंगे, कांटे की टक्कर खड़ी करेंगे। लेकिन पिछले इन तमाम 7 महीनों के जो घटनाक्रम हैं, अगर हम आज उन्हें देखें तो वो इंडिया गठबंधन को लेकर जगी तमाम उम्मीदों को धराशायी करते हुए ही नजर आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन नाम का जहाज टेक ऑफ करने के बाद आसमान में पहुंचने से पहले आपसी मनमुटाव के बादलों में फंस कर रह गया है। अब यहां से वो क्रैश हो जाता है या फिर चुनावी आसमान में पहुंचता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा, और न्यूज़ तक की नज़र लगातार इन घटनाओं पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलिंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।